हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 8। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। एक ऐसी शेप आपको बनानी है, एक ऐसी फिगर आपको बनानी है जो क्वाड्रिलेटरल तो हो लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और क्या शर्त है, दूसरी शर्त ये भी है कि जो उसके अपोजिट एंगल हो वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या शेप हम बना सकते हैं? देखो बहुत सारी शेप बना सकते हैं हम। यहाँ पर ये नहीं दिया है कि केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल हो इक्वल या टू पेयर ऑफ हो। ठीक है, केवल ये हो रहा है कि अपोजिट एंगल इक्वल हो। ठीक, देखो फर्स्ट शेप जो आप बना सकते हो वो रेक्टेंगल भी हो सकती है। ठीक है, ये वाली इसके बराबर और ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी अपोजिट एंगल हो गए, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट। ठीक है, आप स्क्वायर भी ले सकते हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल्स टू और ये वाला एंगल इसके इक्वल्स टू। लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट फिगर होगी, जो सबसे अप्रोप्रिएट फिगर होगी वो होगी आपकी काइट। ठीक है, यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल्स टू होगा, यानी केवल अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये एंगल सी के इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, ना तो ये एंगल बी के इक्वल्स टू होगा ना एंगल डी के इक्वल्स टू होगा। समझ में आ गई? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अपोजिट एंगल तो इक्वल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट एंगल भी इक्वल है ना। और ऐसे ही स्क्वायर में भी अपोजिट एंगल तो इक्वल है, दोनों 90-90 डिग्री है, लेकिन एडजेसेंट एंगल भी तो इक्वल है। लेकिन इन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम ना हो, क्वाड्रिलेटरल हो, लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल हो। अब केवल काइट शेप ऐसी बचती है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते। तो आप क्या शेप बनाओगे? आप एक काइट की शेप बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। The measure of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2। यानी एक पैरेललोग्राम है और उसकी जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल मतलब साथ वाले एंगल। ठीक है, यानी एंगल ए ले लो और एंगल डी ले लो। अगर एंगल ए को इसने 3 बोला है तो और एंगल डी को इसने 2 बोला, लेकिन क्योंकि ये रेशियो में है इसका मतलब ये एग्जैक्ट एंगल तो नहीं है। जब भी आपको कोई वैल्यू रेशियो में दे रखी हो तो आप उसके सामने क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि एडजेसेंट एंगल, किसी भी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या ऐड होने के बाद 180 डिग्री बनाते हैं, है ना। तो एक लाइन हम यहां से ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? अब एंगल ए कितना है? 3x और एंगल बी कितना है? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को जब प्लस करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 बचा, 5 6 जा 30। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई? 36 डिग्री। अभी एंगल नहीं आया हमारे पास, अभी केवल x की वैल्यू आई। अब हम लिखेंगे एंगल a इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 36 डिग्री। ठीक है, 3 जा 9 और ये 10। अब हमारे पास एंगल ए निकल कर आ गया। अब एंगल बी ऐसे ही निकाल लेंगे, 2x, तो 2 इंटू 36, ये 72 डिग्री। अब इनको आप चेक कर लो एक बार, क्या ये दोनों 180 डिग्री होते हैं? तो 108 प्लस 72 करो 10, और 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8, यानी जो हमने आंसर निकाले वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाले। ठीक है, समझ में आ गया ना कि जब भी आपको कोई वैल्यू रेशियो में दे रखी हो तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, आप उसमें
एक्स ऐड करेंगे, देन उसके बाद उसके आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी किसी भी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं, इक्वल नहीं होते, इक्वल मेजर के होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं एंगल ए को 100 मानूं तो एंगल डी कैसे निकालूंगी, 180 में से 100 को माइनस करके, है ना। अब आगे देखते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी किसी भी पैरेललोग्राम के आपको क्या बताने हैं, वो एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो इक्वल है। बताओ कैसे निकालेंगे। इन्होंने क्या कहा कि ये अगर x माना है तो इसको भी x ही माना है। ठीक है, जब हमें एंगल नहीं मालूम तो हम क्या लिखेंगे, एंगल a इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इक्वल मेजर बोल दिया, एंगल d इज इक्वल टू एक्स। अब आपको बस ये मालूम है कि जब भी एडजेसेंट एंगल को ऐड किया जाता है तो वो कितना कितना डिग्री बनाते हैं आपस में मिलकर, वो बनाते हैं 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी x लिखेंगे, यहाँ पर भी x लिखेंगे, 180 डिग्री हो गया। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 ना आ गया 90 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। अब एंगल a इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल d इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 डिग्री के हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल b भी कितना होगा, 90 डिग्री, और एंगल सी भी कितना होगा, 90 डिग्री। और जब इन दोनों सभी एंगल को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 360 डिग्री। यानी ये जो पैरेललोग्राम है ये किसकी शेप में बना है, ये आपका रेक्टेंगल की शेप में बना है ना, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो चारों साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि जब एक भी एंगल ना दिया हो तब कैसे निकालेंगे, और जब हमें रेशियो में एंगल्स दिए हो तब कैसे निकालेंगे। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एडजेसेंट फिगर होप, होप ये नाम नहीं है, ये एंगल का नाम है, HOPE इज अ पैरेललोग्राम, यानी यहाँ पर जो शेप दी है उसका नाम रख दिया HOPE, और है क्या वो पैरेललोग्राम। फाइंड द एडजेसेंट, फाइंड द एंगल्स मेजर x y and z। अब इसके अंदर जो आपको एंगल्स जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप इन्हें दो ट्रायंगल मान लो, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है तो ये वाला y एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये डायगोनल है, और डायगोनल के जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक एंगल मिल गया, इसको लिख दो 40 डिग्री। अब देखो ये एंगल आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल कोई नाम नहीं है लेकिन हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें बाकी के एंगल चाहिए, है ना, तो हम इसको ए बोलते हैं, ए बोल दिया। अब लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब मिल गया आपको 110 डिग्री, दोनों एंगल मिल गए। जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल मिल जाए तो तीसरा एंगल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, एंगल y प्लस एंगल a प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, क्योंकि जो ट्राइंगल है उसकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसके तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब जो जो एंगल आपने फाइंड आउट कर लिए उनको लिखते जाओ। एंगल ए कितना था 110 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करो, 180 में से माइनस कर दो 150। ठीक है, निकल कर आया 30 डिग्री, मिल गया एंगल z 30 डिग्री।
ठीक है, अब जब ये एंगल Z30 हो गया तो इस एंगल को आप B बना लो। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब फिर से आपको दो एंगल मिल गए ना एक ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे। बाकी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एंगल x इज इक्वल टू 100, एंगल x इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल। भाई पैरेललोग्राम बोला हुआ है तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे, है ना? हम इतना एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे? हम सीधा बोलेंगे कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू 110 डिग्री। बस केवल इतना लिखना होगा, क्यों है अपोजिट एंगल। ठीक है, नहीं तो मेथड वही था कि दो एंगल आपको मिल चुके हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे आप ट्रायंगल की और तीसरा एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके सारे के सारे एंगल निकल कर आ गए क्वेश्चन नंबर 7 के। कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? जल्दी से बताओ। चले फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी इनके यहाँ पर नाम है, कोई गन्स और रन्स नहीं लिखा हुआ है, GUNS और RUNS इनको नेमिंग किया हुआ है यहाँ। ठीक है, क्या निकालना है आपको? फाइंड एक्स एंड वाई। लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। चलो पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, GUNS देखते हैं क्या दिया हुआ है। 26 और यहाँ पर है 3y माइनस 1 और ये दिया हुआ है आपका 3x और ये दिया हुआ है आपका 18। तो बताओ कैसे निकालोगे? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि जो अपोजिट लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना? तो क्या लिखेंगे? एस जी इज इक्वल टू एन यू, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल्स टू है एंड एन यू एंड एस एन इज इक्वल टू जी यू। ठीक है, क्यों? opposite sides of a parallelogram are equal। ठीक है ना? अब क्या दिया हुआ है देखो, 3x किसके इक्वल्स टू है? 18 के इक्वल्स टू है, तो आप x की वैल्यू निकाल लो यहां से। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, क्या आ गई? 6 आ गई। यानी अगर आप 3 में x प्लस करो, 3 में 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? अब नेक्स्ट देखो, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है? 26। भाई अपोजिट साइड्स इक्वल है तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, y इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 9 जा 27, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो y की वैल्यू रख के देख लो, 9 माइनस 1, 27 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल दी आपने यहाँ पर। क्लियर बात? समझ में आ गया? केवल इतना ही निकालना था कि यहाँ पर आपको मेनली y की और x की वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमने निकाल दी। यानी फिर से क्लियरली लिख दूं, x इज इक्वल टू क्या निकल कर आया? 6 और y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया? 9। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 1 इसका। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो भी तो बराबर होते हैं। यानी अगर इसको बीच वाले पॉइंट को O बोल दो तो ये क्या होगा? एस ओ इज इक्वल टू ओ यू, एस ओ इज इक्वल टू ओ यू, है ना? और एस ओ कितना है? 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7, तो y कितना निकल कर आ जाएगा? 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसको भी आप सेंटीमीटर में लिख लो।
नहीं, ये एक्स की वैल्यू इसीलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, आर ओ इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा, आर ओ इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा, है ना। तो आर ओ कितना है 16 और ओ एन कितना है एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब x की वैल्यू आप, y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो x प्लस 13, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3, मिल गई दोनों वैल्यू, ठीक है। बताओ कितनी देर लगी क्वेश्चन निकालने में? टाइम लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा, है ना। केवल हमें समझ में आना चाहिए कि हमको करना क्या है। बड़े बड़े डायग्राम्स को देखकर, बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन चलाना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप पेन चलाना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, है ना। आपको बिल्कुल भी माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस में हो डेली, तो आपका पेन अपने आप चलता जाएगा और सॉल्यूशन निकलता जाएगा, है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। इन क्वेश्चंस की आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन 1 to 8 जो कल की वीडियो में कराए थे और जो आज आपने देख लिए। एक बार अपने आप से जरूर कोशिश करेंगे और यकीन मानो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप एक बार में निकालोगे, ठीक है। चलो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, और अगर सेशन पसंद आया है तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा है। लाइक भी करेंगे और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करेंगे, ठीक है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास का जो टाइमिंग है वो सभी को मालूम है कि 1:30 PM पर डेली क्लास अपलोड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे केवल 1:30 PM पर ही देख सकते हो, बाद में वो प्राइवेट हो जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल प्राइवेट नहीं होगी, वो पब्लिक ही रहेगी। आप दिन में किसी भी टाइम, महीने में किसी भी टाइम, हफ्ते में किसी भी टाइम उस क्लास को देख सकते हो। अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो बिल्कुल कंटिन्यूटी में रखिए, किसी भी टाइम क्लास देखिए, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलो आज इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।